आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो लेकर जाता है आपको स्टार्टअप की दुनिया में, उस ऐसे इकोसिस्टम को समझने में, डिकोड करने में मैं कहूंगा आपकी मदद करता है, जिसके जरिए अगर आपके मन में भी अपने स्टार्टअप, अपने कारोबार का कोई सपना है और आपको ये टेक्निकलिटीज समझ नहीं आ रही हैं, तो ये सभी चीजें हम आपके सामने रखेंगे। नए आइडिया, नई सोच और नए भारत की उड़ान। स्टार्टअप का जोश अब सिर्फ महानगरों तक ही सीमित नहीं नजर आ रहा, बल्कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से भी अब यूनिकॉर्न्स निकल रहे हैं, स्टार्टअप्स निकल रहे हैं और ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं जो देखकर दुनिया दंग है। बदल रही है देश की आर्थिक तस्वीर इस वजह से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर कहते नजर आते हैं कि जो हम एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो बगैर स्टार्टअप के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। भारत बन रहा है दुनिया का इनोवेशन हब, जहां एक तरफ देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, आइडियाज और इसके साथ ही नए जो इनोवेशन है उसमें किसी तरह का रिस्क लेने से हमारी यंगर जनरेशन पीछे नहीं आ रही, और यही वजह है कि सफलता की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि जो एक नई भारत लिख रही हैं। इसमें सरकार की नीतियां जाहिर है बहुत बड़ी मददगार हैं, निवेशकों का भरोसा है और युवाओं का जोश, युवाओं की एक जो क्रांति है, ये सब मिलाकर स्टार्टअप का एक नया मॉडल पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। चलिए, तो पूरी तरह से ग्रोथ स्टोरी अलग नजर से हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इस हफ्ते बहुत सी अहम खबरें रहीं और बड़ी खबरें क्या रहीं, सबसे पहले उस पर नजर रखेंगे। एलजी इंडिया के जो आईपीओ की बात थी उसमें थोड़े रोड ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा है, हमारे सहयोगी अनुराग जोशी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी अनुराग। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपने एक आईपीओ का प्लान टाला है, सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया साउथ कोरिया की एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक सब्सिडरी है और इसने पिछले साल अपने कंपनी का आईपीओ करने का प्लान किया था। अभी पिछले ही महीने सेबी ने कंपनी के डीआरएचपी, जो कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसको मंजूरी दे दी थी और कंपनी अपनी आईपीओ की तैयारी कर ही रही थी कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी और जो उतार चढ़ाव आया है उसको देखते हुए कंपनी ने अभी अपने जो आईपीओ का प्लान है उससे टाला है। सूत्रों ने बताया है कि आईपीओ का प्लान जुलाई में वापस लिया जा सकता है और ये कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक 100% सब्सिडरी है और कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में 15% भागीदारी ओएफएस, जो कि ऑफर फॉर सेल है, उसके द्वारा पब्लिक को बेचने की तैयारी कर रही थी। ये करीब 10 करोड़ शेयर्स से ज़्यादा कंपनी में है। इस कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में अपना जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वह सेबी के साथ फाइल किया था और ये आईपीओ की जो साइज़ है वह ये आज इस साल भारत में सबसे बड़ी आईपीओ जो है उनमें से एक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेस्ला और बीवाईडी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और ये कंपटीशन किस तरह से ग्लोबली एक अलग स्तर पर जा चुका है। सृष्टि शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हैं, तो चलिए सृष्टि से ही जानते हैं कि दोनों ये दिग्गज प्लेयर अपने मार्केट को और ज्यादा विस्तार देने के लिए क्या रणनीति अपना रहे हैं और चुनौतियां क्या हैं। जी सृष्टि बताएं। टेस्ला और बीवाईडी ये दो दिग्गज ऑटो ईवी कंपनीज हैं, जहां पर इन दोनों की रेस ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी को बेहतर करने में है, पर ये दोनों ही कंपनियां लड़ाई कर रही हैं कि कौन कितना मार्केट शेयर हड़पेगा और अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या कुछ नंबर्स कंपनी क्लॉक करेंगी। आपको बताते हैं कि कौन इस रेस में आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जहां पे पहली तिमाही के नंबर्स ये दोनों ही दिग्गज ने अपने घोषित किए हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कि आय और मुनाफे के फ्रंट पे बीवाईडी डेफिनेटली लीड देता हुआ दिख रहा है। पर आगे के आंकड़े और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पे आप देखें तो बीवाईडी के मार्जिन्स जहां पर 20-21% के आसपास है, वहीं टेस्ला के मार्जिन्स लगभग 12.5% ही हैं और आखिरी में इनके मुनाफे पर
भी एक भारी असर देखने को मिला है जहां पर हम टेस्ला के नंबर्स की बात करें। और ये जो नंबर्स हैं वो इनकी डिलीवरीज के मुताबिक ही हैं, क्योंकि टेस्ला ने बीते क्वार्टर में जहां पर उनको उनके की मार्केट्स में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, लगभग 3.5 लाख ही डिलीवरीज की, और उसके ठीक सामने 3 गुना डिलीवरीज BYD करता हुआ दिखा बीते क्वार्टर में। तो क्लियर विनर BYD जरूर साबित हो रहा है। पर अब आपको बताते हैं कि BYD ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज अपना रहा है जिसकी वजह से उसको इतनी शानदार लीड मिल रही है। तो BYD की एक स्ट्रैटेजी खास है जहां पर उनकी सबसे ज्यादा निर्भरता चाइना में ही है। जी हाँ, 20% से ज्यादा शेयर वो अपनी एक्सपोर्ट मार्केट से लाते हैं, पर वहां पे टैरिफ के कंसर्न्स कम है और उनको टैरिफ से खतरा भी कम है। वहीं टेस्ला की बात करें तो उनके की मार्केट्स चाइना, यूरोप, यहाँ पे उनके चैलेंजेस भी हैं और पार्ट इंपोर्ट करने के चलते जो है इनको टैरिफ से भी खतरा है। अब समझते हैं कि पर अब जब इतनी चिंताएं तो हैं, पर आगे के लिए कंपनीज किस तरीके की रणनीतियां अपना रही हैं। तो इनोवेशन और R&D के फ्रंट पे ये दोनों ही कंपनीज ने काफ़ी स्पेंड किया है और BYD अभी भी लगभग 34% अपना R&D बढ़ाने जा रहा है इस साल। वहीं टेस्ला की बात करें तो वो अफोर्डेबल EVs लाने की स्ट्रैटेजी बना रही है। साथ ही साथ जो उनकी रोबो टैक्सी है उसका भी लॉन्च है जून में। तो ये दोनों ही दिग्गज कंपनीज BYD और टेस्ला EV की रेस में दोनों ही कंपनीज जमकर लगी हुई हैं, पर फिलहाल के लिए तो BYD इस रेस में जीतती नजर आ रही है। बिल्कुल, तो फिलहाल जो है वो BYD बाजी मारती हुई नजर आ रही है और ये पूरी लड़ाई दरअसल टेक्नोलॉजी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और एक दूसरे के मार्केट पर कैप्चर करने की एक पूरी तरह से तैयारी नजर आती है। और देखना होगा कि अब आगे और प्लेयर्स जब आते हैं तो क्या नजर आता है। शुक्रिया करेंगे सृष्टि इस अहम जानकारी के लिए, इस बेहतरीन रिसर्च के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब इस हफ्ते की टॉप न्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। एप्पल ऐप स्टोर ने भारत में 2024 में 44,447 करोड़ की सेल की है, जो ऐप डेवलपर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसमें से 94% से ज्यादा हिस्सा सीधा डेवलपर्स और बिजनेसेस को हासिल हुआ है और यह साफ बताता है कि भारतीय ऐप डेवलपर्स को इसका सीधा फायदा मिला है। सहकारिता मंत्रालय ने स्विगी इंस्टामार्ट के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके तहत सहकारी डेयरी और जो जैविक उत्पाद हैं अब स्विगी के ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे। इस पूरे MOU का मकसद सहकारी ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इसके अलावा कंज्यूमर तकनीक और क्षमता को बढ़ाने में एक तरह का सहयोग देना है। 2025 की पहली तिमाही में भारत ने 62 IPO के जरिए $2.8 बिलियन यानी लगभग 23,000 करोड़ जुटाए हैं। भारत का IPO मार्केट तेजी से अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। हेल्थ, फिटनेस, रियल एस्टेट, कंज्यूमर सेंट्रिक सेक्टर ये सभी काफी शानदार कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल की अगर हम तुलना करें IPO मार्केट की तो 20% की गिरावट इस बार फंडिंग में नजर आई है। प्राइवेट इक्विटी फर्म लाइट हाउस फंड्स ने वाव मोमोज फूड्स में अपनी बाकी बची 5.9% यानी लगभग 6% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है। यह कदम कंपनी के 2400 करोड़ के वैल्यूएशन पर बेस्ड है, क्योंकि वाव मोमो $100 मिलियन की नई फंडिंग जुटाने की योजना बना रहा है। कार्स 24 ने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सेगमेंट में 200 कर्मचारियों की छटनी की है। कंपनी के को फाउंडर और CEO विक्रम चोपड़ा ने इसे एक खास रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बताया और यह कहा कि यह छटनी उनके कारोबार को फिलहाल किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगी और आगे जब वो हायरिंग करेंगे तो बहुत सख्त पैमाने होंगे। ग्लोबल बीज के को फाउंडर और CEO नितिन अग्रवाल ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया। उनकी जगह अनुज जैन, जो पहले फर्स्ट क्राई के कॉर्पोरेट लीग में महत्वपूर्ण पद पर रहे, उन्हें CEO नियुक्त किया गया है। PB फिनटेक ने अपनी हेल्थ केयर सहायक कंपनी PB हेल्थ केयर सर्विसेज में 539 करोड़ का निवेश किया है। यह निवेश 1461 करोड़ के बड़े सीड फंडिंग राउंड का
हिस्सा माना जा रहा है। इस निवेश के बाद पीबी फिनटेक की हिस्सेदारी पीबी हेल्थ केयर सर्विसेज में घटकर 32.14% हो जाएगी। डिक्सन टेक अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण क्षेत्र में भी कदम रखने जा रही है, जो पहले से ही स्मार्टफोन, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में सक्रिय रही है, अग्रणी रही है। कंपनी ने पहले चरण में डिस्प्ले मॉड्यूल्स के निर्माण की शुरुआत की है और फ्यूचर में कैमरा मॉड्यूल्स, लिथियम आयन बैटरीज और मैकेनिकल एनक्लोजर्स जैसे अन्य कंपोनेंट्स के उत्पादन की भी कंपनी की खास योजना है। बाइक टैक्सी प्लेयर रैपिडो अब फूड डिलीवरी क्षेत्र में भी कदम रखने की योजना बना रही है। कंपनी बेंगलुरु में एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए रैपिडो ने मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और पिज्जा हट जैसे प्रमुख फास्ट फूड चेन के साथ बातचीत की शुरुआत की है। फ्लिपकार्ट अगले साल भारत में अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही है। कंपनी का लक्ष्य आईपीओ के जरिए 60,000 से 70,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन हासिल करना है। वैल्यूएशन मिलने पर भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा कंज्यूमर टेक आईपीओ होगा। इस आईपीओ के लिए फ्लिपकार्ट ने अपनी होल्डिंग कंपनी को सिंगापुर से भारत में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। तो कार्यक्रम का ये पहला हिस्सा था, शो का पहला हिस्सा था, जहां पर हमने आपको बड़ी खबरों से भी वाकिफ कराया और हफ्ते भर आखिर स्टार्टअप की दुनिया में, प्लेयर्स की दुनिया में आखिर क्या हलचल रही वो भी बताया। अब यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आपसे जुड़ेंगे तो स्टार्टअप की दुनिया के एक खास दिग्गज से आपको मिलवाएंगे और यकीन मानिए उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली हैं और इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप जुड़ चुके हैं स्टार्टअप मंत्र से। और ब्रेक के बाद, जैसा हमने आपसे ब्रेक से पहले वादा किया था, अब अपनी चर्चा में खास मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पंकज बंसल साहब, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं bankbazaar.com से। पंकज जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और बड़ी एक्साइटिंग टाइम में आपसे ये चर्चा हो रही है, क्योंकि हाल ही में 55 करोड़ रुपए की नई फंडिंग कंपनी ने जुटाई है। तो हमें सबसे पहले ये बताइए कि इस फंड का इस्तेमाल आप किन रणनीतिक हिस्सों में करने जा रहे हैं और आने वाले समय में और फंडिंग क्या जुटाने की योजना है, और ज्यादा फंडिंग के लिए आप रास्ता बना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक 55 करोड़ हमने पिछले कुछ टाइम में लिया है। 15 करोड़ अगर आप जैसे देखते हो, एक मुथूट फिनकॉर्प करके जिसका हम अपने गोल्ड लोन बिजनेस भी उनके साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो कुछ तो उनकी तरफ से आया है पैसा 15 करोड़। बाकी अलग अलग इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ पैसा डाला है 40 करोड़ के हिसाब से। सो ओवरऑल हमने पिछले कुछ टाइम में 55 करोड़ किया है। अभी ये पैसा हम 3 चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ करेंगे। पहली चीज़ तो है गोल्ड लोन का जो बिजनेस मुथूट के साथ है, उनको हम बिल्डअप कर रहे हैं, विल स्केल दैट बिजनेस और उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा चीज़ है कि जो भी पैसा एग्जिस्टिंग आया है, उससे थोड़ा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा करके उनको हम आगे बढ़ाएंगे। बिकॉज अभी अगला 1 से 2 साल भारत का जो नज़रिया दिख रहा है, वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग थोड़ा सा अभी पेस पकड़ रहा है। और अभी जैसे जैसे थोड़ा सा हमको मार्केट से वो आ रहे हैं, इंडिकेटर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सो होपफुली कि अगला 1 से 2 साल के अंदर उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करने का प्लान है। और रही तीसरी बात, बिल्कुल हम फंड रेज का प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि फंड रेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना लाते रहते हो उस बिजनेस को आप बढ़ाते रहते हो। तो ये प्रोसेस भी हम कंटिन्यूस रखेंगे अगले 1 से 2 साल के लिए, जब तक कि हमको लगता है कि पैसा सफिशिएंट मनी इन द बैंक नहीं आता है। तो वो तीनों चीज़ें वी विल कीप कंटिन्यूइंग और वो आगे बढ़ाते रहेंगे हम। क्या बात है। और ये वाकई बड़ा दिलचस्प है जानना कि किस तरह से
एक कंपनी हर एक स्टेप के साथ, हर एक स्तर के साथ अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना रही है। एक चीज़ और पंकज जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ख़ासतौर पे इस फंडिंग के नज़रिए से ही, कि इस फंडिंग के बाद अब कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ तक पहुँच गई है? और चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो बिना नंबर्स के बात बन नहीं सकती, तो मैं चाहूँगा कि आप कम से कम आंकड़ा ज़रूर दें। सो बेसिकली अभी ये कंपनी का वैल्यूएशन 1700 करोड़ के हिसाब से आ गया है। तो जो लास्ट रेस की अभी आप देखते ही होंगे कि मार्केट थोड़ा सा वैसे टफ था, बट स्टिल हमने 1700 करोड़ पे ही रेस कर लिया है। सो दो अपनी कंपनी का वैल्यू है। नंबर्स की बात करें तो हम पिछले 3 साल में कुछ 46% के हिसाब से CAGR पे ग्रो कर रहे हैं प्रशांत। ये वो टाइम है जबकि टाइम बहुत ज़्यादा रिटेल बैंकिंग के लिए काफ़ी वो नहीं था, बट फिर भी एज अ कंपनी हमने अच्छा किया है। 46% अच्छा ग्रोथ है कंसिडरिंग जो मार्केट में अभी थोड़े से इश्यूज थे। बट उसके अलावा ओवरऑल अगर आप देखोगे, सिर्फ जो हमारा मेन बिजनेस है को ब्रांड क्रेडिट कार्ड जो हम करते हैं, वो हमने 60% प्लस ग्रोथ हमने दिया है पिछले 2 साल के अंदर। तो और वो कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम। तो जितना भी पैसा है उस मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो उसी में काफ़ी खर्चा हम करते हैं सो दैट कि हम उस ग्रोथ को कंटिन्यू कर पाए। तो 46% और 64% मोटा मोटा हमारा आज की डेट में रेवेन्यू इस 46% का ग्रोथ है। और अराउंड 60% प्लस हमने अपना को ब्रांड क्रेडिट कार्ड के नंबर्स को ग्रो किया है, और वही कंटिन्यू करना चाहते हैं हम ट्रेंड अगले सालों 2 से 3 साल तक। वाकई, और ये कहना होगा कि आप इस तरह की ग्रोथ दिखा रहे हैं 3 साल में, 46% की CAGR ग्रोथ, और इन सब के बीच में जैसा आप बोल भी रहे थे कि मार्केट में अपनी तरह की अलग चैलेंजेस हैं, उन सब के बावजूद इस तरह की ग्रोथ अपने आप में मायने रखती है। चलिए अब फोकस करते हैं जिस बिजनेस में आप कदम रखना जा रहे हैं, गोल्ड लोन। एक बड़ा ही एक्साइटिंग सेगमेंट है। गोल्ड बिजनेस में कदम रखने के पीछे क्या सोच रही है, और इसके आगे आपको कितना रेवेन्यू और ग्रोथ ट्रैक्शन इस सेगमेंट से मिलने की उम्मीद है? मुथूट फिनकॉर्प के साथ जो साझेदारी है वो किस तरह से काम करने वाली है? सो अच्छा क्वेश्चन प्रशांत। सी, गोल्ड लोन एक ऐसा बिजनेस है जो हम अभी आज अगर हम सारा अपना बिजनेस देखेंगे तो हम अनसिक्योर्ड बिजनेस ही कर रहे थे। हम पर्सनल लोन, कार्ड्स, इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते थे। गोल्ड लोन एक पहली बार ऐसा बिजनेस है जिसमें हमको पता है कि हर कस्टमर जिसको भी नीड होगी उसको हम डिजिटली एक्वायर कर सकते हैं। और आज की डेट में मुथूट फिनकॉर्प मार्केट लीडर है अपने इस पर्टिकुलर उसमें बिजनेस में। हम उनके साथ क्या करने वाले हैं, हम बहुत सिंपल सा काम है कि कस्टमर्स हमारे पास रहते हैं, हम उनके साथ मिलके उन कस्टमर्स को अक्वायर करेंगे। डिजिटली हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। उस प्लेटफॉर्म से लाके डिजिटली हम उनका सारा का सारा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करना, प्रोडक्ट बिल्ड करना, कैसे ऑफर्स दिखने चाहिए कस्टमर्स को। ऑनलाइन आज की डेट में आप देख रहे हैं ऑनलाइन का प्रचलन कितना बढ़ गया है, तो ऑनलाइन उसको कस्टमर को गोल्ड दिखना चाहिए। और ये सारी कैटेगरीज अगर आप देखेंगे मेजोरिटी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में अच्छी चलती हैं। साउथ काफ़ी डोमिनेंट मार्केट है, तो हम उसमें पूरा पेनिट्रेट करना चाहते हैं अपने इंटरनेट की स्ट्रेंथ से। तो हमारे पास जितने भी मार्केटिंग को लेके, डिजिटल मार्केटिंग लेके ऑफर्स हैं, हम उन सारे कस्टमर्स को दे पाएंगे जो अभी तक हम देते नहीं थे। अभी तक हम सिर्फ कार्ड्स या कुछ कुछ हद तक पर्सनल लोन और होम लोन कभी कभी वी विल टू गुड मार्केट। अब हम गोल्ड एक ऐसी कैटेगरी जो किसी भी कस्टमर के जिसके पास भी गोल्ड है वो उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो ये हम काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमने कभी भी इतने सालों में गोल्ड लोन किसी के साथ किया नहीं था, और ये एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हमने बिल्ड करी है कुछ सालों के लिए मुथूट के साथ। सो हमको ये पूरा पूरा विश्वास है क्योंकि मुथूट खुद उसमें एक बहुत बड़े ब्रांड है। दे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सो ये अच्छी एक पार्टनरशिप ग्रो करनी चाहिए, एंड वही चीज़ हमारे आगे के प्लान्स में है। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि ये जो करार है, ये जो गठजोड़ है, ये साझेदारी है, ये और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बनाए आपके कारोबार को। चलिए, आपके बैंक बाज़ार की डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को अगर हम देखें तो अगले 2-3 साल में इसे आप कहाँ देखते हैं, और क्या कोई नई कैटेगरीज हैं जहाँ पर एंट्री की कंपनी की प्लानिंग है? तो प्रशांत, अभी बैंक बाजार को हम जैसे मैंने बताया नंबर पर्सपेक्टिव से, तो हम वही 40 से 50% का ग्रोथ हम इनविसाज कर रहे हैं अगले मतलब 2 से 3 साल तक कंटिन्यू करेंगे। मार्केट्स काफ़ी खुलने के मतलब अभी जिस तरह का ट्रेंड्स आ रहे हैं, अर्ली जो ट्रेंड्स हम बोलते हैं जल्दी वाले, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो हम वो कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम। पहली चीज़, कार्ड्स हमारा आज की डेट में
फोकस है। क्रेडिट कार्ड एज अ प्रोडक्ट मतलब काफ़ी प्रेवलेंट है भारत में, और आज भी सिर्फ अगर आप देखेंगे 110 वी जस्ट 110 मिलियन कार्ड्स अभी तक मार्केट में, जिसको बढ़ा के हम उसको और करना चाहते हैं। मतलब आज की डेट में वो नंबर 110 करोड़ का ही है, इन दैट सेंस इन नंबर ऑफ प्लास्टिक दैट वी लुक एट इट। तो अभी बहुत सारा बिजनेस बचा हुआ है जिसको हम अक्वायर कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यू करेंगे। गोल्ड लोन हमारे लिए एज अभी आपको मैंने बताया, गोल्ड लोन हम आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा कुछ कैटेगरीज जो हैं वो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट अभी तक उसके ऊपर कोई भी वो किया नहीं है। मे बी 6 से 12 महीने में, जैसे कुछ पर्सनल लोन और कुछ और छोटी मोटी कैटेगरीज जो हमको लगती हैं कि जो ग्रो करेंगी भारत में, उसके ऊपर डिस्कशन करके वी विल सी कि अगर वो आगे बढ़ाना है तो। बट मोटा मोटा आज की डेट में अगर आपको मैं बोलूँ तो कार्ड्स और गोल्ड लोन के साथ हम अभी कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम कैटेगरीज ग्रोथ पर्सपेक्टिव के हिसाब से मे बी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत खूब। अगला सवाल मैं ख़ास तौर पे आपकी कंपनी के सेक्टर्स पर जानना चाहता हूँ। आपकी कंपनी वैसे तो कई सेक्टर्स में ऑपरेट कर रही है। हर कैटेगरी का अगर हम परफॉर्मेंस जानना चाहें तो वो कैसा है, और किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं? सो ग्रोथ ट्रिगर एक तो ये ऐसा है कि आज की डेट में आप देखो सारा कंज्यूमर जितना भी है उसका उम्र है 25 से 35 40 साल के बीच में, सब इंटरनेट पे है। आज की डेट में इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, आधार का जो हम कहते हैं, आधार लॉन्च होने के बाद केवाईसी काफ़ी सिंपल हो गई, सी केवाईसी आ गया, इंडिया टेक स्टैक जो हम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम ओवरऑल जो आपके आसपास का जो इकोसिस्टम है जो बहुत सालों से बना नहीं था, वो आज की डेट में काफ़ी अच्छा और काफ़ी सहायक है कस्टमर के हिसाब से। आपको सही कस्टमर को बिहेवियर चेंज हो रहा है, कस्टमर को आज की डेट में हर चीज़ इमीडिएटली चाहिए। टेक सेवी कस्टमर बन गया। इनफैक्ट अगर आप गांव में जाओगे, आप जी पे या आपके जितने भी ये जितने भी आपके ऑप्शन है यूपीआई के, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लीवर्स हैं बिहेवियरल शिफ्ट की तरफ से हमको दिखते हैं। तो ये सब देखते हुए आज इंटरनेट पे हर बंदा शॉपिंग कर रहा है। आज आप देखो ई कॉमर्स का, ये सारे ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं, यंग बंदा ई कॉमर्स पे शॉपिंग, लैंडिंग के लिए काफ़ी जागरूक है। अगर आप देखेंगे क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो काफ़ी कस्टमर अब जागरूक है जो टाइम पे पैसा भी देते हैं। प्लस आपको बैठे बैठे कोई भी चीज़ चाहिए तो आप ऑर्डर करें, आपको पीछे क्रेडिट कार्ड लगा देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। ये सारी चीजें भारत को एक अलग अ, दिशा में लेके जा रही हैं। इस हर एक उसमें हर बंदा, चाहे वो पेमेंट कंपनी हो, चाहे वो हमारे जैसी प्लेटफॉर्म कंपनीज हो, सबके पास काफी ग्रोथ का आगे मार्केट है। और भारत सरकार ने जो अभी सी केवाईसी वी केवाईसी के इकोसिस्टम्स बिल्ड करे हैं, उससे केवाईसी भी काफ़ी सिंपलर हो गई है। मुझे जाके हर एक कस्टमर को वहाँ पे खुद को जाके केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेट के ऊपर आप केवाईसी 2 से 4 मिनट के अंदर कर सकते हो। तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। डेटा इज़ वेरी मतलब काफ़ी अवेलेबल है हर मार्केट में। आप टीयर 4 टीयर 5 में जाएंगे, आपके मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, स्मार्टफोन का प्रॉब्लम काफ़ी वो हो गया, तो आप सारी सारी बैंकिंग आपके स्मार्टफोन पे कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 5-7 साल में हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है। अगले 10 साल भी भारत काफी तेजी से ग्रो करेगा। अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, अभी भी क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन काफी कम है। एट अ कस्टमर लेवल भी अगर आप देखेंगे तो 33-40 करोड़, 35 से 40 करोड़ कस्टमर्स के पास कार्ड है। आप समझ रहे हैं? तो आज और भारत की जनसंख्या तो आज भी 140 करोड़ के आसपास है। तो और हर बंदे को आज के डेट में वो कार्ड दिया जा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। तो ये सब देखते हुए ग्रोथ लीवर्स काफ़ी हैं। यूपीआई की वजह से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या इवन हम कुछ कंपनियां हैं जो कलेक्शन भी आजकल ऑनलाइन कर पा रही हैं। सो वो भी नहीं है कि आपको हर बंदे को जाके फील्ड पे काम करना है, वी केवाईसी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक अलग मैसेज कन्वे कर रही है कि भारत बदल रहा है और काफी चीजें आगे बहुत ही प्रोग्रेसिव दिख रही हैं हमारे हिसाब से। ये होना भी चाहिए, और यही बदलाव सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिहाज से बताइए, अच्छा खासा तजुर्बा है आपको, क्या सलाह देंगे उन्हें इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहतर बनने के लिए? आज की डेट में आप देखिए, आज से आप प्रशांत और हम लोग जब थे, हमारे घर पे हमेशा ही बोला जाता था कि भैया नौकरी कर लो और सब कर लो। बट आज की डेट में काफी, सबसे पहला चीज माइंडसेट काफी खुल गया है।
सब छोटे छोटे बच्चे आज 15 साल, 20 साल, 25 साल में एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे लग गए हैं और काफ़ी टैलेंटेड है। मतलब भारत में टैलेंट बहुत है, आपको देखेंगे जो एक जज्बा है काम करने का वो काफ़ी प्रावलान है। तो वो चीज़ें देखते हुए ग्रोथ भारत का अगर आप देखोगे वर्ल्ड में भी, अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स तीसरे चौथे नंबर पे हम ऑलरेडी पहुँच गए हैं। तीसरे नंबर की हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है। काफ़ी जगहों पे आप देखोगे स्टार्टअप को आजकल सपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं। काफ़ी जगहों पे आपको टैक्स बेनिफिट्स हैं, टैक्स हेवन्स बना रखे हैं। सिर्फ राइट नीड पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपका फोकस है, तो मुझे ये पूरा है कि भारत का जो एंटरप्रेन्योर है, यंग एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, मतलब हम खुद उनको देख के सरप्राइज होते हैं कि द काइंड ऑफ टैलेंट जिस तरह का वो प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, अमेजिंग है। तो ये काफ़ी आप देखेंगे बहुत लोग आज जो पहले सिर्फ जॉब्स देखते थे, काफ़ी मात्राओं में कॉलेज पास आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट लोग अब अपना खुद का वेंचर करना चाहते हैं। एंड गवर्नमेंट की भी सपोर्ट काफ़ी मुझे दिखती है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशंस। काफ़ी चीज़ें आपको आजकल इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पे आपके जाके कर सकते हो। आपके विवक जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप एक सीट लेके अपना काम कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। अब तो सिर्फ जज्बा है कि आपको क्या करना है। बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन सबको देखते हुए, बिकॉज हमारे साथ भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं, कि भारत का ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और फंडिंग भी उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और ग्लोबल लेवल पे जो फंडिंग इंडिया में आती है 8 से 10 बिलियन डॉलर आज की डेट में हर महीने में आ ही रही है। आईपीओज हो रहे हैं। सो देर आर लॉट ऑफ, मतलब कैपिटल के बेसिस पे भी काफ़ी चीज़ें एक आगे बढ़ रही हैं। चलिए, ये बहुत काम की बात है और ये उत्साह भरने का काम करेगी युवाओं में। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ पंकज जी आता हूँ। आईपीओ लाने की क्या योजना है और क्या कोई टाइमलाइन इसके लिए तय की गई है? हर एक कंपनी का प्रशांत जी आज की डेट में एक आईपीओ फाइनली वो करना ही होता है। तो हम भी मतलब अगर आप पेपरों में देखेंगे जो भी जनरल पब्लिक में इंफॉर्मेशन है, तो वी आर ऑल्सो, मतलब हमने भी उस पर तैयारी शुरू कर दी है। कब आएगा, मार्केट के टाइमिंग, हमारी तैयारी, वो सब देखते हुए पूरा आपको पता चल ही जाएगा। बट ब्रॉड काम शुरू कर दिया है, इतना हम बोल सकते हैं। और बहुत ही जल्द उसको हम मार्केट में लेके आने की कोशिश भी करेंगे। चलिए, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं पंकज जी, आपको, आपके कारोबार के लिए, आपकी पूरी टीम को। हम चाहेंगे कि ऐसे ही जो सफ़र है वो और ज़्यादा दमदार बना रहे। हमें अपना आपने कीमती समय दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का स्टार्टअप मंत्र, जहां पर हमने पूरे सिस्टम को भी समझा, दिग्गजों से उनकी कामयाबी की कहानी, उनके आगे ग्रोथ प्लान्स भी जाने। उम्मीद करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।